नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आरकेबी और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं हैं कहां पर? नेशन नाउ पे। नेशन नाउ हमेशा आपके साथ है। आप सब लोगों को नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम, हर हर महादेव। हर हर महादेव। प्रदीप जी, कृष्ण जन्म स्थान एग्जैक्टली सर, इन द घाट। मतलब अब तो क्लियर हो गया। अब तो मोदी साहब जब गए थे जस्ट बिफोर द इलेक्शंस एंड ही सेड मैं कृष्ण जन्मभूमि ब्रजभूमि मथुरा को उतना ही भव्य बनाऊंगा जितना केदारनाथ, उज्जैन महाकाल, अलग अलग काशी विश्वनाथ, यस, एंड अयोध्या और अभी एंड थिंग्स आर पेव्ड वे फॉर इट। अगर इवन इफ यू टॉक अबाउट हिस्ट्री, राम मंदिर 550 years के बाद अगर कहें, इट इज ही हैज रिटन हिमसेल्फ इन गोल्डन लेटर्स इन इंडियन हिस्ट्री एज 550 साल पहले बाबर ने तोड़ा था, बाबर उनके लोगों ने तोड़ा था। 550 आफ्टर अ पीरियड ऑफ 550 years you have a ruler that rebuilds the Ram temple, Ram Janmabhoomi, राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ, ये रिवर्ड है, रग रग में बसा हुआ है हिंदुस्तान के हर रेसिडेंस एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑल्सो। तो अब तक वो कैद में था, 550 साल से कैद में था, अब धीरे धीरे कहने का मतलब ये मुक्ति हुआ, पा रही है। कहने का मतलब ये हुआ कि 496 या 500 साल के बाद रामलला एक बार फिर वापस आ रहे हैं। एग्जैक्टली सर। और कृष्ण जन्मभूमि और जहां कृष्ण का अब जन्म हुआ। और अब श्री कृष्ण को कैद खाने से कब निकाला जाएगा, इंतजार सिर्फ उसी का है। और कुछ नहीं। काल कोठरी से कब बाहर आएंगे श्री कृष्ण जहां उनका जन्म हुआ, और वो भी नीचे ही है। और तो छोड़िए, महमूद गजनी जिसने सबसे पहले कृष्ण जन्मभूमि मंदिर को तोड़ा, उनके ही बायोग्राफर लिखते हैं प्रदीप जी कि ये मंदिर जो है ये किसी इंसान ने नहीं बनाया, ये फरिश्तों ने बनाया होगा। ऐसा भव्य मंदिर कहीं पर नहीं देखा गया। इनफैक्ट ही हैड इट ब्रोकन डाउन, he had all the gold melted down, and God knows how many thousands upon thousands of camels were required to transport the gold back from Mathura back to Ghazni. तो ये हिस्ट्री है साहब, इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद फिर दोबारा मंदिर बनाया गया, सिकंदर लोदी ने तोड़ा, सिकंदर लोदी के बाद फिर बनाया गया, फिर उसके बाद औरंगजेब ने तोड़वाया। अब मेरा ये कहना है कि जहाँ तक कृष्ण जन्मस्थान का प्रश्न है, वो तो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है साहब, कि कब बना, कब तोड़ा गया, कब बना, वगैरह वगैरह वगैरह। यहाँ पर तो कोई डिस्प्यूट है ही नहीं। और तो और छोड़िए, जहाँ पर ईदगाह है, ईदगाह के बिल्कुल नीचे जाकर के जहाँ पर श्री कृष्ण का जन्म हुआ वो काल कोठरी भी है। Exactly. और तो और छोड़िए, अग्रसेन का जो महल है, मतलब कंस ने जो ले लिया अपने पिताजी से, देवकी और वासुदेव को जहां पे रखा गया, जहां पर श्री कृष्ण का जन्म हुआ, वो भी है। तो I really wish this could be settled amicably. I really wish the Muslim side would come forward and say, hey, listen, we understand, please take it. That would be such a gesture, I tell you, that would unite the whole of India. I wish that it would have, but it has never happened. I mean, you never had the leadership. Actually, the Muslim leadership has never been unified under one leader who could take decisions for the entire Muslim community. At least where the Hindus are concerned, we know the RSS or the BJP holds some sway where the entire Hindu population is concerned. And their decisions sometimes binds on the people. But where is the Muslim leadership? लेकिन प्रदीप जी, एक चीज तो है, ये सिर्फ नरेंद्र मोदी का ही करिश्मा है, वही कर सकते हैं। Exactly, sir. राम मंदिर बन गया है साहब। काशी विश्वनाथ जो ज्ञान व्यापी मस्जिद है, वो भी आने वाली है, जहां पर असली ज्योतिर्लिंग है। उस ज्योतिर्लिंग की संस्थापना एक बार फिर वहीं पर होगी। और अब कृष्ण जन्मभूमि कोई नहीं रोक सकता, जो करना है कर लो, अब तो होने ही वाला है। प्रदीप पेशकर साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। It also reflects on the leadership. If you have a strong leadership, everybody follows suit. And Not if just the leadership is not determined to see it, it will be languishing for years. Salo saal. Pradeep ji, not just a strong leadership, a leadership that is very confident of its own identity, most importantly. जैसे आप ही बोल रहे थे, नरेंद्र मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं देश के जो कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में गए।
आज तो कोई प्रधानमंत्री गया ही नहीं, कोई प्रधानमंत्री, which is sad. He is the first prime minister to visit Krishna Janmabhoomi. I mean, that's the saddest thing. That's a very sad story on what's been happening in India. At the moment, Mr. Pradeep Peshkar with us of the BJP. Pradeep Peshkar साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार जी। नमस्कार प्रदीप पेशकर साहब। तो अब कृष्ण जन्मस्थान सर्वे, हाँ, बिल्कुल। अब तो सर्वे का भी ऑर्डर आ गया, सर्वेक्षण होना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि जो 3 वादे किए गए थे, जो 3 हमारे धर्मस्थल थे, हिंदुओं के दिलों के बिल्कुल बिल्कुल करीब और उन्हीं में बसते हुए, जिसमें भारत की आत्मा है, राम मंदिर, काशी विश्वनाथ और कृष्ण जन्मस्थान, अब तीनों आजाद होंगे। एक तो आजाद हो गया, जिसकी प्राण प्रतिष्ठान पूजा होने वाली है 22 जनवरी को। अब बारी है काशी विश्वनाथ और कृष्ण जन्मस्थान की। तो मुबारक हो, ये सिर्फ मोदी जी कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। मुझको ऐसा आपको भी लगता है। मुबारक, आपको भी मुबारक। बिल्कुल बिल्कुल, अरे साहब हम सबको मुबारक, पूरे देश को मुबारक। दिस इज फैंटास्टिक, देश को मुबारक। दिस इज फैंटास्टिक। और जहां तक कृष्ण जन्मभूमि का सवाल है, अरे भाई सबसे पहले महमूद गजनी ने तोड़ा है, सब सारी दुनिया में लिखा है। उनकी खुद की जो बायोग्राफी है, उनका जो बायोग्राफर है उसने लिखा है 10,057 के 58 में महमूद गजनी ने पहला कृष्ण जन्मभूमि मंदिर जो था उसको ध्वस्त किया। और उनका जो बायोग्राफर है, जो राइटर है, वो खुद लिखता है कातिब के ये फरिश्तों ने बनाया होगा, इंसानी हाथ इसको नहीं बना सकते। इतनी भव्य चीज जो है वो इंसान नहीं बना सकते। और महमूद गजनी खुद लिखते हैं कि पता नहीं कितने अरब खरब रुपए खर्चने पड़ेंगे अगर इसको आज कोई बनाने को जाए। और पहला काम उसने ये किया, उसको आज ध्वस्त कर दिया। वहां पर जितना सोना चांदी ज्वारात जो भी थे वो ऊंटों पे लाद करके ले गया वापस गजनी। ये हुआ। और वहां पर just a sidelight, nothing to do with the Krishna Janmasthan Mandir, just a sidelight. The Ghurid dynasty defeated the Ghaznavid dynasty and Mahmud of Ghazni was murdered, by the way. ये भी बता दूं आपको, महमूद गजनी वो जो लूट के लाया था ना सब सोमनाथ का मंदिर और अपना कृष्ण जन्मस्थान मंदिर, he was not able to enjoy it even for a day. He was murdered much before that. जी प्रदीप पेशकर साहब आप बताएं, तो कृष्ण जन्मस्थान भी अब आने वाले हैं, बोलिए सर। बिल्कुल बिल्कुल, रामलला अब आए हैं, कृष्ण भगवान भी आएंगे। ये तो हमने तो पहले से ही ये तय कर लिया था और बोला भी था कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। तो ज्ञानवापी का सर्वे हो गया, शिवलिंग मतलब शिवजी प्रकट हुए और ऐतिहासिक जो है हिस्टोरिकल निर्णय वहां पर भी मिला सर्वे का। अभी सर्वे की रिपोर्ट भी आएगी। अभी अभी हमारी मुलाकात विष्णु शंकर जैन से भी हुई, जो एडवोकेट है उसमें। उन्होंने भी काफी अच्छी तरह से गाइड किया कि किस तरीके से ये अभी भी इतना होने के बाद भी किस तरीके से अड़ंगे वहां पैदा करने की कोशिश होती है। लेकिन साक्षात भगवान का वास जहां है, साक्षात भगवान ही चाहते हैं कि अभी प्रकट हो जाए फिर से, तो इस पे कोई रोक नहीं सकता है। तो मुझे लगता है कि आज का फैसला जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का है उसका स्वागत करना चाहिए और सारे भारतवर्ष ने स्वागत करना चाहिए। जी पेशकर साहब, ये झलकियां मोदी साहब ने दिया जब 5 राज्यों के चुनाव से 1 हफ्ते पहले, जब मोदी साहब वहां गए थे मथुरा में, ब्रज भूमि में, उन्होंने वहां से ऐलान कर दिया। एंड एज वी वर टॉकिंग, ही वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू विजिट मथुरा टेम्पल, कृष्ण जन्मभूमि, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। और वहां से उन्होंने जो ऐलान कर दिया कि काशी विश्वनाथ हो गया, उज्जैन महाकाल हो गया, केदारनाथ हो गया, राम मंदिर बन रहे और ब्रजभूमि कृष्ण मथुरा कृष्ण जन्मभूमि उतना ही भव्य बनाएंगे। और देखे चुनाव होते होते ही आज कोर्ट का ऑर्डर भी आया कि कमिश्नर्स अपॉइंट कर रहे हैं सर्वे के लिए। नाउ द विजन इज क्लियर, यू नीड टू हैव विजनरी। आप कुछ भी कहो, 550 साल के बाद जो प्रभु राम जी वहां पर कैद था, आज उनको भी मुक्त हो गया। पूरे देश में भी एक जबरदस्त एक वातावरण चल रहा है कि 550 साल के बाद ये चीज हो रहा है। और वही कृष्ण जन्मभूमि का भी है। आपको नहीं लगता कि विजनरी प्राइम मिनिस्टर था, विजनरी प्राइम मिनिस्टर विद अ विजन, टाइम बाउंड विजन? पेशकर साहब, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही विजनरी प्राइम मिनिस्टर हमें मिले हैं। और नेता हो तो मोदी जैसा, ये तो पूरी दुनिया अभी कह रही है।
मुझे लगता है कि इतने दिन तक क्या नहीं था हमारे यहाँ, तो वो पॉलिटिकल विल नहीं थी। हम लोग मुस्लिम लांगुल चालन में, अपीजमेंट में इतने उलझ गए थे, कांग्रेसियों ने इतना उलझा दिया था कि वो अपने राज करते हुए भारत में हम लॉ एंड जो पीस है वो नहीं रख पाएंगे, ऐसा सीधा साधा उनका रवैया था। और डर के मारे हो या अपीजमेंट के मारे हो, उन्होंने कभी भी इसका कोर्ट में जवाब ही नहीं दिया। अभी मोदी जी एक पहले प्रधानमंत्री ऐसे है कि उन्होंने सीधा कोर्ट को भी बोला, एडमिनिस्ट्रेशन को भी बोला कि कुछ नहीं होगा, जो होगा मैं देख लूंगा। तो ये जो कॉन्फिडेंस होता है ना, और दूसरा एक है कि ये सब दुनिया ने आदर्श मानना चाहिए, ऐसी चीज और नीति मोदी जी की है कि हमने कहीं कुछ चेंजेस न करते हुए जो घटना हमारी है, जो संविधान हमारा है, उसी चौकट में रहकर कानून को मद्देनजर रखते हुए पूरे कोर्ट प्रोसीजर के साथ ये विजय प्राप्त की है। देखिए आप ज्ञानवापी मस्जिद का मामला देखिए, जो कुछ भी हुआ 4 बार उसको स्टे लगाने की कोशिश की। मैं तो आश्चर्य व्यक्त करता हूं कि 11 बजे 10 बजे जब ये शिवलिंग मिलता है तो 10:30 बजे कोर्ट ने तुरंत, हमने प्रॉपर प्रोसीजर करना चाहिए, तो तुरंत 10:30 बजे वो स्टे का ऑर्डर दे दिया, मतलब वो सील करने का ऑर्डर दे दिया। अगर वो सही अर्जी न होती, अगर वो सही कोर्ट में निर्णय न मिलता तो न जाने क्या हो जाता, क्योंकि 11:30 बजे नमाज का वक्त था। तो इस प्रकार से सारी चीजें अभी सही डायरेक्शन में जा रही है। कोर्ट भी ये मान चुके हैं कि हम लोग सही फैसला अगर देंगे, फैसला टालेंगे नहीं, आज का कल पर टालेंगे तो कुछ गड़बड़ हो सकती है। लेकिन कोर्ट को यह पता है कि एडमिनिस्ट्रेशन और पंतप्रधान, प्राइम मिनिस्टर ये पूरे सक्षम है भारत को शांत रखने में, और घटना के अनुसार निर्णय देना चालू हो गया है। एक बार ज्ञानवापी का निर्णय मिल गया तो उसमें वो एक दिखती बात थी। यहाँ तो शाही ईदगाह का सर्वे होना तो बिल्कुल कानूनी प्रक्रिया है, वो तो होना ही था, सिर्फ पॉलिटिकल विल नहीं थी, वो मोदी जी ने दिखाया है और सनातन की विजय है। मैं तो ये कहूंगा कोर्ट की विजय जो है सनातन की विजय है। और सबसे बड़ी बात क्या है, कृष्ण जन्मस्थान में जो ईदगाह है, ये पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं, क्योंकि मैं तो जा चुका हूँ वहाँ पे, हम लोगों ने पूरा काम किया वहाँ, बहुत 3-4 डॉक्यूमेंट्रीज बनाई है वहाँ। हाँ, मैं भी जाके आया जी। वो शाही ईदगाह जो है ना, उसका लैंड टैक्स और उसका ग्राउंड वाटर, उसका जो बिल आता है वो कृष्ण जन्मस्थान मंदिर देता है। वो टाइटल सूट में ही हमारी विजय है जी। उसके टाइटल सूट में ही विजय है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जी। खरीदने का भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। तो ये केस तो बहुत ही क्लियर है। मुझे आश्चर्य लगता है कि इतने दिन टालने की सजा अब कांग्रेस को दे तो दे क्या, क्यों गुमराह किया, क्यों भारतवर्ष के लोगों को गुमराह किया। तो सनातन का विजय इसी बात से हो रहा है, जो सच है वो सामने आके निकलेगा। क्योंकि आखिरी बार जब मंदिर तोड़ा गया, वो मंदिर बनाया था अपने राजा वीर सिंह जी बुंदेला ने, और जो थे, बिल्कुल, हाँ, उन्होंने बनाया था। और तो और छोड़िए प्रदीप जी, सुनने वाली बात है, इट वाज मेड आउट ऑफ रेड सैंडस्टोन, लाल पत्थर जो है ना, जो लाल किले में भी इस्तेमाल हुआ, उसका बना हुआ वो। एंड द फ्रेंच ट्रैवलर टैवर्नियर ही रिकॉर्ड्स इट, निकोलो बनुची ऑफ इटली हु वर्कड इन द मुगल कोर्ट, ही आल्सो रिकॉर्ड्स इट। और तो और छोड़िए साहब, रिकॉर्डेड है कि अपना ये दारा शुको वो खुद गया है वहां पे माथा टेकने के लिए कृष्ण जी के सामने, और वहां पे उसने कोई रेलिंग बनाई है, पता नहीं क्या कुछ बनाया है, कुछ 2 आइडल्स भी हैं, वो भी उसने डोनेट किए जाकर के वहां पे। तो फिर मथुरा का जो गवर्नर था उसने वो सारा तोड़ करके बाहर फेंक दिया। उसके बाद जाटों ने वहां पर बगावत की, वो जो गवर्नर था उसको मार दिया। उसके बाद औरंगजेब ने जाटों का मतलब इतना नरसंहार किया, कहने की हद नहीं, और वहां पर मंदिर तोड़ करके ईदगाह बनाया गया। इट इज रिकॉर्डेड सर, ये रिकॉर्डेड है, इसमें तो कोई डिस्प्यूट ही नहीं होना चाहिए मेरी समझ के बारे। राइटफुली स्पीकिंग द अदर साइड शुड से भैया ये आपकी है, ये आप दिस इज ये सब चीजें आपकी हैं, आप रखिए प्लीज। मैं तो ताज्जुब करता हूं कि ऐसा क्यों नहीं कर रहे। चलिए, हम अयोध्या में डिस्प्यूट हो सकता है वो, बट व्हाई हियर? जी बताएं सर प्रदीप पेशकर जी। तो पहले से ही ये बोला गया था कि काशी, मथुरा और अयोध्या हमें दे दे जी, बाकी कुछ नहीं मांगेंगे जी, लेकिन वो माना नहीं जी।
लेकिन वो किसी ने माना नहीं। अभी तो ले लिया ही कहो, तो अभी तो मिल गया ना, जी जो दुरुस्त बात। सच है वो आ गया। अभी 30-40 हजार मंदिरें तोड़े गए, 3 लाख, तो उसका क्या करेंगे भाई? 3 लाख मंदिर है सर। नहीं, 3 लाख तो छोटे मोटे, लेकिन जो कैलकुलेटेड है जी। वो तो समझो 40-50 हजार के अंदर ही हाँ, है। correct। लेकिन ये देखिए, इतनी सारा नरसंहार भी किया और इस प्रकार से हमारी आस्था को चोट भी पहुंचाई। जी तो इसका जवाब तो देना पड़ेगा, आज नहीं तो कल तो देना ही पड़ेगा। सर 1670 में बनाया ये ईदगाह, शाही ईदगाह, औरंगजेब के ऑर्डर पे, जो वासुदेव टेम्पल जो था उसको तोड़ करके, जो कृष्ण जी का जो मंदिर था उसको तोड़ करके। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये प्रदीप पेशकर जी नहीं कह रहे, ये प्रदीप नाम्बियार जी नहीं कह रहे, ये डॉक्यूमेंट ये नहीं सर, ये औरंगजेब के खुद के बायोग्राफर ने लिखा है। हाँ। ये मुगल डॉक्यूमेंट है, मेरा डॉक्यूमेंट नहीं है। जिसने औरंगजेब की हिस्ट्री लिखी है और औरंगजेब को बिल्कुल धरती के ऊपर फरिश्ता बताया है, ये लिखा है औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह, पता नहीं क्या कुछ लिखा है उनके बारे में, उन्होंने लिखा है ये। तो मेरा ये कहना है कि यहां तो कुछ डिस्प्यूट होना ही नहीं चाहिए। अब ठीक है, अब वो बाकी 40,000 या 50,000 जो मंदिर हैं हमें वापस चाहिए साहब, सीधी बात है प्रदीप पेशकर साहब। बिल्कुल 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 चाहिए। मुझे तो इतना गर्व महसूस हुआ जब हमारे प्रधानमंत्री ने कहा ब्रिज भूमि में जाने के बाद कि जल्दी ही ब्रिज का पुनर्वैभव प्राप्त होगा। तो कमिटमेंट देखिए, कमिटमेंट टुवर्ड्स सनातन, कमिटमेंट टुवर्ड्स आवर आस्था, ये जो है ना, यही खासियत मोदी जी की है। और कानून के दायरे में रहते हुए ये सब हुआ है। तो मुझे लगता है कि आगे कोई चिंता की बात नहीं है, वो तो बिल्कुल आना ही आना है। पेशकर साहब, आपको नहीं लगता कि 70 साल के बाद, इंडिपेंडेंट इंडिया के बाद, हर चीज योग से सब सही ढंग से आ रहा है, योग से हर चीज अपने आप, हर चीज बैठ रहे हैं। प्रधानमंत्री का विजन है, टाइम बाउंड विजन है, आर्टिकल 370 किस प्रकार से हो गए, सबको ऐसे लग रहा था, ऑपोजिशन यही बोल रहे थे हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकते। अब्दुल्ला जी बोल रहे थे हो गया तो मैं छोड़ दूंगा पॉलिटिक्स, हर चीज छोड़ दूंगा। अभी तक नहीं, हजार चीज बोल रहे थे, नहीं कैसे नहीं बन सकते। आर्टिकल 370 इंटीग्रल हो गया, कश्मीर पार्ट ऑफ इंडिया, राम मंदिर 550 साल, 550 इयर्स, काशी विश्वनाथ भव्य। तो एक के बाद एक, और 22 जनवरी 12:12 पर वही प्राण प्रतिष्ठान, एस्ट्रोलॉजर्स इस प्रोग्राम में बोल रहे थे कि ये जो टाइम है, जो मुहूर्त है, वो स्वयं, ऐसा लगता है कि स्वयं भगवान ने मुहूर्त निकाला है। बिकॉज ऐसे प्लैनेटरी पोजीशंस बैठना एस्ट्रोलॉजिकली कभी संभव ही नहीं है। ये प्रभु राम ने खुद अपना तय कर लिया है, ये प्राण प्रतिष्ठा। तो पेशकर साहब, सब योग से सब अपने तरफ से ढंग से बैठे, प्रधानमंत्री मोदी बनना, और एक के बाद असंभव चीज संभव होते दिख रहा है। प्रदीप पेशकर साहब। सर, मैं थोड़ा डिटेल में इसको ऐसा इस प्रकार से कहूंगा कि ये योग से तो नहीं हो रहा। आप 100 साल से हम लोग इसके पीछे लगे हैं। मैं संघ की बात कर रहा हूं, और उसके बाद में उससे आया जनसंघ, जनसंघ के बाद आई जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं लगता है। सिर्फ इतना हो रहा है कि हम जो कह रहे थे वो कानून के दायरे में और सच कह रहे थे 100 साल से भी ज्यादा, और 650 साल से हम कह रहे थे कि वहां पर राम जी का जन्म हुआ है, प्रभु राम जी वहां पैदा हुए, वो जन्मभूमि है और वो मुक्त होना चाहिए। क्या गलत था? तो ये कहते कहते आकर हर एक चीज में आप देखिए, ये हमने, मतलब भारतीय जनता पार्टी ने कोई अलग बात कही नहीं है। जो हमारी विरासत है वो उसी को ही सामने रखकर हम जनता को जगाने का प्रयास किया। माननीय हमारे बुजुर्ग नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी ने तो रथ यात्रा निकाली, तब भी वही कह रहे थे, आज भी वही हो रहा है। तो कुछ योग नहीं आई है, ये इतनी सारी तपश्चर्या है, इतने सारे लोगों की प्राण की आहुति दी है, और इसके बाद में ये हो रहा है। और अभी डंकी की चोट पे हम लोग इसको मना रहे हैं, क्योंकि मोदी जी जैसा विजनरी नेता और मोदी जी के नेतृत्व में जनता ने दिया हुआ विश्वास, ये दोनों चीज जो है। और दूसरी चीज है, सबके समझ में आ गया, लोगों को भी समझ में अभी जनता को आ गया, क्योंकि कांग्रेस वालों ने हमको किस तरीके से फंसाया है, उलझा के रखा था, ये सब मालूम हो गया।
तो मुझे लगता है कि जो हमारे बुजुर्गों ने उनका प्राण की आहुति दी, जी। उसका रिजल्ट और मोदी जी का विजन, ये दोनों को आशीर्वाद दिया है भगवान ने। दुरुस्त बात, क्या बात है, दुरुस्त बात है। सो मतलब कि ये तीनों जो हैं, हमारी जो तीन, क्या कहेंगे इनको, बिल्कुल हृदय केंद्र जो हैं हमारे, ये आस्था के तीनों, प्रतीक। जी, ये तीनों तो हमारे पास आ ही जाएंगे, सीधी सादी बात है, बिल्कुल। इसमें कोई दो राय नहीं है। कब तक ऐसा हो जाएगा सर, आप बताएं जरा, बाय व्हेन डू यू थिंक दिस विल हैपन? क्या बाकी होगा? बाकी जो ज्ञान व्यापी मस्जिद है और ये ईदगाह जो है, यहाँ पर कब तक भव्य मंदिर बनने की, जैसे काशी विश्वनाथ है जहां पर अभी मस्जिद बनी हुई है, वहां नहीं, पर अब नहीं, कोर्ट में सब मैटर चल रहे हैं जी उसमें कुछ ऐसा डेडलाइन देना उचित नहीं है। जी लेकिन ये पक्का है, जब भी कोर्ट का रिजल्ट लगेगा तो ये तो मोदी जी ने एक मिसाल रख ली है सामने कि अयोध्या का रिजल्ट लगने के बाद इतने दिनों में मंदिर भव्य बन गया। जो बोल रहे थे ना तारीख नहीं जी, बताएंगे, जी वो तो अभी गायब हो गए, घर में बैठ गए। तारीख भी बता दी, अभी भव्य शो प्रोग्राम भी होने वाला है, 22 जनवरी प्रतिष्ठापना को। भी होने वाली है। 22 जनवरी उसके को। साथ साथ काशी और मथुरा का भी रिजल्ट लाया है। जी। तो जो तारीख नहीं बताने वाले थे उनके जरा फोटो निकाल के देखना चाहिए अभी कैसी सूरत है उनकी। सर वो आएंगे, तो मुझे खुद लगता है आएंगे, कि अयोध्या आएंगे वो भी। हाँ? सर वो भी अयोध्या आएंगे। हाँ, आना चाहिए थोड़ा मतलब उनके क्या बोलते हैं, भगवान का कुछ आशीर्वाद लेना चाहिए कि दुरुस्त बात उनकी है। सोच सही हो जाए, दुरुस्त हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त बात है। बट उनका तो आज 15 MP सस्पेंड हो गया है, 15 MPs को छह। सस्पेंड किया छह और छह एमपी, तो छह एमपी। मल्लिकार्जुन खड़गे सर साहब 6 MP नहीं है, वो उनकी इंडिया अलायंस की अभी स्टेटमेंट आई है, 15 MPs को सस्पेंड किया गया है लोकसभा से। आज तक बहुत कभी, अच्छा हो गया। आज तक बहुत अच्छा हो तो- गया। आज तक कभी लोकसभा से इतने MP सस्पेंड नहीं हुए हैं एक साथ। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का कहना है कि इट इज नॉट सस्पेंशन ऑफ द MPs, इट इज अ सस्पेंशन ऑफ डेमोक्रेसी। और वही वो तो लोकतंत्र हर खतरे टाइम तो में, यही कहेंगे, लोकतंत्र हर टाइम खतरे तो में, यही कहते सस्पेंशन हैं। ऑफ डेमोक्रेसी। पेशकर साहब वो हर टाइम यही कहेंगे कि एक लोकशाही की हत्या है, ये खतरा है डेमोक्रेसी पर। इतने दिन तक डेमोक्रेसी क्यों नहीं दिखाई दी आपको? जब हिंदुओं का हक था तब क्यों डेमोक्रेसी नहीं दिखाई दी? जब कश्मीर में जेनोसाइड हो रहा था तब वहां के हिंदुओं की डेमोक्रेसी कहाँ गई थी? हम लोग तो पूछने गएंगे तो बहुत कुछ निकलेगा भाई साहब, लेकिन आज के दिन में उस पर जो हुआ कल वो गलत हुआ। जो बच्चों ने वहां पर जो किया है, कूद गए उसमें संसद भवन में, ये गलत हुआ है, सिक्योरिटी लैप्स हुआ है। उसकी पूरी तरीके से इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी के बाद जो उनको शासन मिलना था वो मिलेगा। लेकिन इसके ऊपर रखकर इस प्रकार से संसद का समय बर्बाद करना, इस समय इस प्रकार से वहां पर हुल्लड़बाजी करना, ये ठीक नहीं है। वो जी। तो उसकी सजा तो मिलनी ही मिलना है। और कौन निकले वो? ये जो हम लोग हर टाइम कहते हैं ना कि अर्बन नक्सल का धोखा है, ये अर्बन नक्सल वाले लोग होंगे। मुझे लगता है कि है क्या चीज, लेकिन वो तो 40 साल तक आप पढ़ेंगे, के 40 साल तक आप पढ़ेंगे, देश के लिए कब काम करेंगे? लेकिन मैं तो ये पूछना वो- चाहूंगा, 40 सर, साल 42 साल अभी दिख रहे हैं, उम्र तो आ रही है, सब आपके माध्यम से मिल रहा है। सो विजिटर्स गैलरी पास जो है वो उनको मिला भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय सांसद द्वारा। ये भी हाँ कहा जा बिल्कुल रहा है। बिल्कुल, किसी के मन में जाकर तो देख नहीं सकते ना कि क्या है। ये अर्बन नक्सल का धोखा यही तो है। कौन दुश्मन है ये समझ में नहीं आ रहा है। आप और हम लोग जैसे बात कर रहे हैं वैसे ही वो इसमें घूम रहे हैं और तुरंत कुछ तो करेंगे। लेकिन इसके लिए समाज का प्रबोधन भी जरूरी है और उनको सही रास्ते पे लाने की जरूरत है। आज हमारे उनका मकसद रिटायर्ड है क्या? जनरल बोल रहे थे सबसे बड़ा दुश्मन देश के बाहर नहीं होते, सबसे बड़ा दुश्मन देश के अंदर होते हैं और उनको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जनरल द एक्स जनरल वाज सेइंग एंड बट द कांग्रेस का कहना है प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज टू रिप्लाई ऑन द ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी। प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज टू रिप्लाई ऑन ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी। होम मिनिस्टर अमित शाह हैज टू रिजाइन ऑन ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी। पूरे देश में यह डिस्कशन होना चाहिए, पार्लियामेंट में डिस्कशन होना चाहिए, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया एंड सिक्योरिटी ऑफ पार्लियामेंट अंडर थ्रेट। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस
सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ द पार्लियामेंट अंडर थ्रेट। और जो बजाज साहब जिस एमपी के बारे में बात कर रहे हैं, बीजेपी एमपी जिसके माध्यम से पास बना, उनको तुरंत पनिश करके यानी डिसमिस किया जाए। इफ राहुल गांधी कुड हैव बीन डिसमिस्ड, व्हाई नॉट हिम? इतना ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी हुआ है। पेशकर साहब, 4 डिमांड है कांग्रेस का, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, और जायज भी है। प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज टू रिस्पॉन्ड दिस। पेशकर साहब, नहीं, ऐसा है, अच्छा है कि उनको भी भरोसा है प्रधानमंत्री जी पर। यह अच्छा लगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जी उसका जवाब देंगे तो अल्टीमेटली ही इज टेकिंग द डिसीजन, होम मिनिस्टर इज टेकिंग द डिसीजन। अभी सीआरपीएफ के जो बड़े महासंचालक है, उनके नेतृत्व में कमेटी भी बनी है। अभी इंक्वायरी का रिपोर्ट आएगा कि सच में क्या है। अभी हुआ और अभी जवाब दो, इस प्रकार के नौटंकी करने की जरूरत है ही नहीं। इसका तो सब जो कुछ हुआ है उसका इंक्वायरी होने के बाद सब बाहर आने वाला है। आखिर सब तो मोदी जी को ही करना है, रिप्लाई भी देंगे और सही जो कुछ हुआ है उनको शासन भी देंगे, लेकिन उसके नीचे तक जाने की जरूरत है। एमपी को सस्पेंड करो, भारतीय जनता पार्टी के ऐसा अगर डिमांड है तो मुझे बताइए, वो जो उसमें लेडी है वो तो किसान आंदोलन में भी पाई गई, वो कांग्रेस के स्टेज पे पर पाई गई, तो अभी उनका कांग्रेस का क्या करें? तो रेजिग्नेशन, और अमित शाह का रेजिग्नेशन चाहता है कांग्रेस। पेशकर साहब, दे वांट अमित शाह रेजिग्नेशन। नहीं, ऐसा है, उनको तो मतलब अपोजिशन है तो काम तो रखना चाहिए ना कुछ। उनको काम वही है कि भाई कुछ भी हुआ तो लेकिन एक चीज तो है प्रदीप पेशकर साहब, एक चीज तो है कि हम लोगों की किस्मत बहुत अच्छी थी कि वहां पर कोई और त्रासदी नहीं हुई, कि इनके पास कोई बंदूकें नहीं थी, कोई बम वगैरह नहीं था वहां पे। न जाने क्या होने वाला था, क्या अनर्थ हो जाता वहां पे। वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, भारत की किस्मत बहुत अच्छी है, ये मैं मानकर के चलता हूँ। दूसरी चीज, एक और खबर आई है सर अभी, एंड आई होप जो सिक्योरिटी के लोग वहां पर उस वक्त स्टेशन थे, उन सब लोगों को कह दिया गया होगा, भैया जरा घर पे बैठ जाओ जब तक कि आपकी इंक्वायरी नहीं होती। आई थिंक 8 ऑफ देम हैव बीन वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, मतलब ये क्या है, 5 के 6 या जितने 8 लोग सस्पेंड किए, 8 लोगों को कि भाई जूते में रख के लेके गए हो, जहां मर्जी रख के लेके गए हो। अरे भाई प्रदीप जी और मैं एक बार जा रहे थे दिल्ली, मैं आपको बताऊं कि मेरे जूते के फीतों में वो कभी कभी मेटल लगा होता है ना कुछ, हाँ तो वो बीप कर रहा था, तो वो सिक्योरिटी गार्ड ने बोला भाई साहब जूते उतारिए, जूते उतार के देने पड़े। इन लोगों को कुछ किया ही नहीं, जाने दिया। अरे यार हद होती है, भारत में आए हो क्या? मतलब पार्लियामेंट के अंदर। प्रदीप पेशकर साहब, मतलब दिल दहल जाता है सोच कर वही है। लेकिन एक और खबर है जिसके ऊपर मैं चाहूंगा आप रिएक्ट करें। सर, असम में हेमंत बिस्वा शर्मा साहब मुख्यमंत्री, 1281 मदरसे हैं, आज उनका ऑर्डर निकला है, इन सबको अब रेगुलर स्कूल्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। असम गवर्नमेंट ने उसको टेक ओवर कर लिया है। वहां पर रेगुलर सिलेबस होगा, कोई फीस वगैरह तो होती नहीं है वैसे भी। जितने भी बच्चे हैं उनको रेगुलर स्टडीज पढ़ाई जाएंगी, जो एक सामान्य शिक्षा होती है वो दी जाएगी। अब ये मदरसे नहीं रहेंगे आज से। सर बताएं। बिल्कुल दुरुस्त बात है, वो बहुत पहले होना चाहिए था और अभी भी होगा। वो तो मुस्लिम जो कम्युनिटी है, मुस्लिम बच्चों के भविष्य के लिए अच्छा है। मैं तो ये कहूँगा कि ये अगेंस्ट में फैसला ही नहीं, ये तो स्वागत करने वाला फैसला है कि पूरी मुख्य धारा में मुस्लिम बच्चे पढ़ेंगे। वो इंजीनियर होंगे, वो डॉक्टर होंगे, वो वकील होंगे, आप जैसे जर्नलिस्ट होंगे, वो मुल्ला मौलवी बनने से बचेंगे। मुझे लगता है कि मुस्लिम बच्चों के मतलब फेवर में ये फैसला मुख्यमंत्री जी ने किया है, और मैं तो कहता हूं कि पूरे भारत में ये होना चाहिए। ये क्या अलग से रखा है जी। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर एक और आती है कि क्योंकि पैसे की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या है कि बाकी हर जगह पे, जैसे फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र स्टेट है, आप अगर मुंबई आए, आप बीएमसी के स्कूल्स की हालत देखें, मतलब हाल बेहाल है सर। बिल्कुल डर लगता है अंदर जाके, बिल्डिंग जो है गिरने वाली हैं, क्या करने वाली हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि अब क्योंकि द एडमिनिस्ट्रेटर्स इंचार्ज, मतलब इकबाल सिंह चहल साहब बीएमसी कमिश्नर साहब इंचार्ज हैं, मतलब मुख्यमंत्री जी इंचार्ज हैं, और साथ में देवेंद्र फडणवीस जी भी इंचार्ज हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि उनकी कायाकल्प होगी। हर स्टेट के अंदर एजुकेशन का जो बजट है, मुझको ऐसा लगता है कि फौरन उसको दुगना करना चाहिए। अगर एजुकेशन होगी
तो ही भारत विश्वगुरु बन सकता है। आप कहेंगे विश्वगुरु बन चुका है, लेकिन ये हमारी पढ़ाई की वजह से ही आज भारत की इज्जत है पूरे विश्व में। और मुझको ऐसा लगता है कि फौरन जो हमारा एजुकेशन का बजट है, शिक्षा का जो बजट है, उसको दुगना करना चाहिए। इट शुड बी इंक्रीज बाय 100%। प्रदीप पेशकर साहब, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं तो बिल्कुल आपने सही बात बताई। और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है जी, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जितने रिफॉर्म्स है वो अगर देखेंगे आप तो सभी ने इसका स्वागत किया है। कोई पार्टी उसकी अच्युति नहीं है कि ये गलत है, क्योंकि बड़े पैमानों पर इसका स्वागत होने के बाद में ये हुआ। तो अभी 4-5 साल लगेंगे उसके लिए पूरा इम्प्लीमेंटेशन होने के लिए। और उससे क्या होगा, तो बच्चे अपने चॉइस से हर चीज पढ़ सकेंगे और जो इंटरनल उनका इनहेरेंट टैलेंट है वो बाहर आने के लिए स्कोप भी है। और आपने बजट की बात की तो मुंबई का तो जो महानगर पालिका का स्कूल्स है और हर जगह पर ही मराठी मीडियम के स्कूल के जाने के लिए बच्चों की थोड़ी संख्या कम है। तो इसके वजह से वो पूरा बजट वहाँ पर दिया नहीं जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि उसमें सुधार की आवश्यकता है। सर, मुंबई के बट पेशकर साहब, पेशकर साहब आपको भी मालूम है यहाँ पर क्या हो रहा था पिछले 25 साल से? आपको हाँ पता है, मैं उसमें आ रहा था। इंक्वायरी बिठाया, आपने इंक्वायरी बिठाया। उसमें आ रहा था। अरे यार, वो स्कूल का जो स्कूल का बजट खा गए, क्या बात कर रहे हो? जी सर। नहीं कैसा है, मैं ये कहने की बात ऐसी है, हर जगह पर स्कूल का एजुकेशन का जब बात निकालेंगे तो पॉलिटिक्स पे नहीं जाना चाहता हूँ। आगे तो हमारे हाथ में ही आने वाला है। अभी क्या करेंगे वो तो बिल्कुल करेंगे। सबसे अमीर एक छोटे राज्य से भी ज्यादा मुंबई महापालिका का बजट है। 54,000 करोड़ का बजट है सर। लेकिन सही हाँ, तो सही मायने में उसका इस्तेमाल करेंगे तो मुझे लगता है कि इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन आपने जो कहा वो अन्य महापालिकाओं में भी कुछ जरूरत है उसमें ध्यान देने की। जो सच है वो सच बोलने में थोड़ा हिम्मत भी, धैर्य भी रखना चाहिए, वो है। राइट सर, थैंक यू वेरी मच प्रदीप पेशकर साहब, एंड कांग्रेचुलेशंस फॉर विनिंग 3 स्टेट्स। 3 स्टेट में आप जीत गए। आपको एक बार फिर बहुत मुबारकबाद, आपको शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच प्रदीप पेशकर साहब, सो नाइस ऑफ यू। नमस्कार। Right now, the moment with us, well, the BJP, before we go on, the BJP very enthusiastic about the Krishna Janmashthan and the Kashi Vishwanath and of course the Ram Janmabhoomi. Extremely upbeat there. They are upbeat. Yes. In fact, all the Peshkar ji belongs to the entire Jansangh RSS. तो पुराने संघी है ना सर, RSS वाले। So all of them are extremely, well, we worked hard for them. It's not fallen in place. We worked and ultimately. ये आप मतलब इन्होंने आपसे कहा कि योगा योग नहीं हुआ, हमने बहुत मेहनत करी है। Yes, कहने का मतलब ये। Exactly. चलिए साहब, आपने मेहनत करी है, good for you. But I hope they clean up the city as well. That's all that I'm saying. Even Kashi Vishwanath corridor तो बन गया है, but if you actually look at the aerial view of Kashi, आसपास प्रदीप जी तकरीबन वैसा ही है। ठीक है, वो गंगा घाट वगैरह जितने हैं, ब्रह्म घाट जो है, बाकी 10 अश्वमेध घाट जो है, वो सब पूरा साफ कर दिया गया है। लेकिन उसके आसपास जो है, I hope they start to clean up the Ganga, they start to do all sorts of other things. They need to have a holistic approach actually. That's right. It doesn't end in one ward or one, it has to be a very holistic for the whole city. प्रदीप जी, just one corridor won't do. जैसे आपने महाकाल कॉरिडोर बना दिया उज्जैन में, अब बाकी मध्य प्रदेश का क्या? Yes, exactly sir. आपको सबके लिए करना पड़ेगा ना? Totally. जब आप रिवर्स के बारे में सोच रहे हो, you want to get an act all across the country. सब रिवर्स को आप चाहते हो कि होलिस्टिक प्लान हो। कहने का मतलब ये हुआ कि गंगोत्री से लेके बे ऑफ बंगाल, यानी गंगा सागर तक आपको गंगा मैया को साफ करना पड़ेगा, अगर आप असल में उसको मां मानते हैं तो। Yes. सीधी बात है। और वहाँ के जो मछुआरे हैं बेचारे, केवट जो हैं, उनकी तो हालत खराब हो गई है प्रदीप जी बेचारे। मतलब उनकी हालत ऐसी है कि वहाँ पे मछली नहीं मिल रही आजकल, ये हालत हो गई है। मछली तो किनारे पे कहीं नहीं मिल रहा है सर। वो तो आप ओशन फिश की बात कर रहे हैं, मैं रिवर फिश की भी बात कर रहा हूँ। रिवर फिश खाने वाले भी बहुत लोग हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि जब तक आप सोर्स ऑफ द रिवर को साफ नहीं करेंगे, जैसे यहाँ मिट्टी रिवर है, जब तक आप जहां से मिट्टी रिवर शुरू होता है वहां से अगर आप उसकी साफ सफाई शुरू नहीं करेंगे तो यहाँ पे साफ करने का फायदा क्या है? मतलब ये मेरी समझ के बाहर है। आई थॉट जस्ट अबाउट एनीबडी वुड अंडरस्टैंड इट, but if I get started off on the subject, I'll keep speaking for the next 5 days. Now let's go across to our old friend Mr. Nizamuddin Rain.